आज की वीडियो में हम एक बहुत ही गर्म और नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं, ईरान के मुतालिक। ये दावा कि क्या वाकई उसने कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, और अगर ऐसा है तो अमेरिका और इसराइल के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। इस पूरे मौजू को हम सिर्फ सेंसेशनल हेडलाइंस के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि टेक्निकल पहलू, सियासी स्ट्रैटेजी, रीजनल सिक्योरिटी और ग्राउंड रियलिटीज को भी सिंपल जुबान में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियर टेस्ट असल में एक ऐसा तजुर्बा होता है जहां न्यूक्लियर डिवाइस को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डेटोनेट किया जाता है ताकि उसकी एक्सप्लोजिव पावर, डिजाइन की रिलायबिलिटी और चेन रिएक्शन की एफिशिएंसी को चेक किया जा सके। दुनिया के चंद ही मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। अगर ईरान ने वाकई कोई कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट किया होता तो यह ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती, क्योंकि इससे रीजनल पावर बैलेंस ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नया नहीं है। 1970 से ही ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करता आ रहा है, लेकिन 2000 के बाद इस पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता गया। यूरेनियम एनरिचमेंट इस प्रोग्राम का कोर हिस्सा है। यूरेनियम को जब 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है तो वो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूज होता है, लेकिन जब एनरिचमेंट लेवल 90% के करीब हो जाए तो उसे वेपन्स ग्रेड माना जाता है। यह टेक्निकल लाइन ही दुनिया की टेंशन का मरकज है। ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी और रिसर्च के लिए है, जबकि अमेरिका और इसराइल का खौफ यह है कि एनरिचमेंट कैपेबिलिटी को फ्यूचर में वेपन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हम परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स की बात करें तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सिर्फ बॉम्ब बनाने तक महदूद नहीं होती। इसमें डिलीवरी सिस्टम्स भी शामिल होते हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर काफी इन्वेस्ट किया है। शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए वो अपने रीजन के मुख्तलिफ टारगेट्स तक रीच हासिल कर सकता है। ये मिसाइल्स सॉलिड फ्यूल पर मबनी होते हैं, जो उन्हें जल्दी लॉन्च करने की कैपेबिलिटी देते हैं। अगर न्यूक्लियर वॉरहेड और रिलायबल मिसाइल सिस्टम कंबाइन हो जाए तो डिटरेंस पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। डिजाइन एलिमेंट्स के हवाले से न्यूक्लियर डिवाइस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना भी जरूरी है। 2 बुनियादी डिजाइन्स मशहूर हैं, एक गन टाइप और दूसरा इम्प्लोशन टाइप। इम्प्लोशन डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और प्लूटोनियम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के साथ यूज होता है। इसके लिए हाई प्रिसिजन कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स और एडवांस्ड टाइमिंग मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है। अगर ईरान ने वाकई टेस्ट किया होता तो इसका मतलब यह होता कि उसने सिर्फ एनरिचमेंट ही नहीं बल्कि सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग और मिनिएचराइजेशन पर भी काबू पा लिया है। मिनिएचराइजेशन बहुत अहम है, क्योंकि वॉरहेड को मिसाइल पर माउंट करने के लिए उसका साइज और वेट लिमिटेड होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका और इसराइल क्यों टेंशन में ना सकते हैं। इसराइल अपने आप को मिडल ईस्ट का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री पावर समझता है। उसके पास एडवांस्ड एयरफोर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम्स मौजूद हैं। अमेरिका के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेता है तो इसराइल की ट्रेडिशनल मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को चैलेंज मिल सकता है। इसराइल ओपनली कह चुका है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं देगा, और पास्ट में वो प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स भी कर चुका है, जैसे इराक के ओसिरक रिएक्टर पर 1951 में और सीरिया के अलेज्ड रिएक्टर पर 2007 में। अमेरिका के लिए भी ये एक स्ट्रैटेजिक डिलेमा होगा। एक तरफ वो मिडल ईस्ट में अपने एलाइज की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, दूसरी तरफ डायरेक्ट वॉर से बचना भी चाहता है। अगर ईरान न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट बन जाता है तो डिटरेंस का इक्वेशन चेंज हो जाता है। डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि रिटेलिएशन भी न्यूक्लियर या एटलीस्ट लार्ज स्केल मिसाइल फॉर्म में हो सकती है। यह बैलेंस ऑफ टेरर का कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान देखा गया था, जहां दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, क्योंकि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का खौफ था। यूनिक सेलिंग पॉइंट की तरह, अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को प्रेजेंट करे तो वो इसे डिटरेंस और सॉवरेंटी की गारंटी के तौर पर दिखाएगा। ईरान का नैरेटिव यह हो सकता है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसे फॉरेन इंटरवेंशन से महफूज रखेगी। नॉर्थ कोरिया की मिसाल दी जाती है, जहां न्यूक्लियर वेपन्स ने रिजीम सर्वाइवल को इंश्योर किया, लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का रिस्क बढ़ता है। ऑलरेडी ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस का बोझ है, जो उसकी करेंसी और इकोनॉमी को अफेक्ट करता रहा है। लेमन के लिए सिंपल तरीके से समझें तो न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ एक धमाका नहीं होता,
बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज होता है। यह मैसेज होता है कि अब हम एक नई कैटेगरी में एंटर हो चुके हैं। इसके बाद रीजन के दूसरे मुल्क भी अपनी स्ट्रैटेजी रिकंसिडर करते हैं। सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क भी अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे पूरा मिडिल ईस्ट एक न्यूक्लियर रेस की तरफ जा सकता है। अब लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से अक्सर सोशल मीडिया पर क्लेम्स सर्कुलेट होते हैं कि फलन अंडरग्राउंड साइट पर या अनयूजुअल एक्टिविटी देखी गई या सीज्मिक डेटा रिकॉर्ड हुआ। न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे होते हैं जो अंडरग्राउंड ब्लास्ट्स को साइज्मिक वेव्स के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई लार्ज स्केल न्यूक्लियर डेटोनेशन होती है तो उसका सीज्मिक सिग्नेचर आम अर्थक्वेक से डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसीज इस डेटा को एनालाइज करती हैं। इसलिए कोई भी सीक्रेट फुल स्केल टेस्ट छुपाना आसान नहीं होता। परफॉर्मेंस के एंगल से अगर ईरान ने सिर्फ हाई एनरिचमेंट लेवल अचीव किया हो तो भी वो थ्रेशहोल्ड कैपेबिलिटी के करीब माना जाता है। थ्रेशहोल्ड स्टेट का मतलब होता है कि मुल्क के पास इतनी टेक्नोलॉजी और मटेरियल हो के वो छोटी मुद्दत में वेपन असेंबल कर सकता है, चाहे ऑफिशियली टेस्ट ना भी करे। ये ग्रे जोन स्ट्रैटेजी होती है जहां मुल्क एम्बिग्विटी मेंटेन करता है ताकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचे और डिटरेंस भी हासिल करे। इजराइल और अमेरिका के पॉसिबल रिस्पॉन्सेज भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन डिप्लोमेटिक प्रेशर और सैंक्शंस का बढ़ावा हो सकता है। दूसरा कवर्ट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और सबोटाज हो सकते हैं। पहले भी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर साइबर अटैक का केस सामने आ चुका है। तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक है जो सबसे रिस्की है। ऐसे स्ट्राइक में एयर पावर, बंकर बस्टर बॉम्ब्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज हो सकते हैं, लेकिन रिटेलिएशन का खतरा भी उतना ही स्ट्रांग होता है। रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। गल्फ स्टेट्स अपने डिफेंस बजट्स बढ़ा सकते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की डिमांड बढ़ेगी। ऑयल मार्केट्स पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का मरकज है। अगर टेंशन बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगी। इस पूरे सिनारियो को देखते हुए हमें हाइप और रियलिटी के दरमियान फर्क समझना होगा। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक दिन में अचीव नहीं होती। इसके लिए सालों की रिसर्च, टेस्टिंग, मटेरियल प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग चाहिए होती है। हर क्लेम को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। मीडिया रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेजेस और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। आखिरी तौर पर यह समझना अहम है कि न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ मिलिट्री टूल नहीं बल्कि पॉलिटिकल लेवरेज होते हैं। अगर ईरान वाकई इस स्टेज तक पहुंच गया है तो ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक चैप्टर होगा जहां डिप्लोमेसी, डिटरेंस और पावर पॉलिटिक्स का एक नया बैलेंस फॉर्म होगा।